हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2022 के रिगार्डिंग कि किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से आप बहुत इजीली 70 डेज़ में एक अच्छा स्कोर करके आप एक सीट सिक्योर कर सकते हैं एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन में। जैसा कि आप सभी ने फॉर्म भर दिया होगा, और अगर मैं बात करूँ कि इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसकी सबसे पहली बात कि इसकी जो डेट है वो आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको डेट के ऊपर ही जाना है कि आपकी जो डेट है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो आपकी डेट है एसएससी सीपीओ की वो है 9 और 11 ऑफ 9 से लेके 11 नवंबर तक आपका जो पेपर है वो शेड्यूल किया गया है। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो एज़ वेल एज जैसा सभी एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के उसी बेस पे है। पर बशर्ते इसमें क्या है कि क्वेश्चंस आपके 200 आएंगे अलग अलग सेक्शन से। आपको पता है 50 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश से, 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स से और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से, और अगर बात करें 50 क्वेश्चन आपके जीएस से। ठीक है, तो ये अभी आपका पूरा सेक्शन है वो 200 मार्क्स का है, जिसमें से अगर आप 113 प्लस अगर स्कोर कर देते हैं तो आपको पता है कि आपको एक अच्छी सीट मिल जाएगी एसएससी सीपीओ में। आप आराम से अपना एक सिलेक्शन पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आएंगी। क्या 70 डेज़ में जो है वो ये नंबर आ सकते हैं? क्या 70 के आसपास ही दिन बचे, तो क्या 70 दिन में ये जो मार्क्स है वो आ सकते हैं? तो मेरा जवाब बिल्कुल ईजिली आ जाएंगे अगर आप थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब वो ध्यान रखने वाली चीज़ें क्या क्या हैं, जैसे कि अगर आप देखो, दो बच्चे होते हैं, एक जो काफ़ी ईयर से तैयारी कर रहे हैं और सेकंड की जो बिगनर्स हैं। तो बिगनर्स जो बच्चे हैं पहले उनके लिए बात कर लेते हैं कि जो बच्चा अभी बिल्कुल शुरुआत करा है उसे कुछ नहीं पता। आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश के ऊपर और अपना रीजनिंग के ऊपर कमांड बनाना है आपको। ठीक है, तो ये दोनों आप कहाँ से कर सकते हैं। तो देखो रीजनिंग तो आपको एक बार चैप्टर वाइज है ना, किसी भी टीचर से यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो पड़ी होंगी, आप अगर इनका सिलेबस देखें रीजनिंग का, रीजनिंग में क्या क्या आता है, और एक चैप्टर वाइज व्यू जो है वो ले लें रीजनिंग का। और फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग की तो आप रीजनिंग आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो रीजनिंग सबसे अच्छा और इजी सब्जेक्ट माना जाता है इन एग्ज़ाम्स में। देखो लेवल अच्छा होता है रीजनिंग का भी, ये नहीं बोल सकते बहुत इजी होती है, पर हाँ इतना है कि आप कुछ मतलब मुश्किल से आप 1 महीने के अंदर रीजनिंग अच्छी कर सकते हैं। तो आप रीजनिंग अगर बिल्कुल बिगनर है वो बच्चा कर लेगा 1 महीना, अगर वो लगातार क्लासेस करता रहता है ना तो थोड़ा रूटीन में आ जाता है। ठीक है, तो रीजनिंग आप सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आप इंग्लिश की। इंग्लिश को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक्स करने हैं। ठीक है, तो मैंने अभी पिछली वीडियो डाली थी एसएससी स्टेनोग्राफर की इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखो आपका जो इंग्लिश है ना वो 2 बार आएगा, एक तो 50 मार्क्स का आपका आएगा प्री में, और आपका ना इसके बाद जो पहला टायर होगा उसके बाद आपका फिज़िकल होगा, और क्या बोलते हैं आपका जो रनिंग वगैरह है वो वाला होगा काम, और उसके बाद आपका एक और बार इंग्लिश का सेक्शन का होगा टेस्ट, और वो होगा 200 मार्क्स का। तो इसलिए आपको इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छा कमांड रखना है। ठीक है, तो इंग्लिश को आपको स्टार्टिंग से अच्छा लेके चलना है। तो आप क्या कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, तो सबसे पहले इंग्लिश में कुछ बुक्स हैं, मैंने बता रखी है पिछली वीडियो में, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दोबारा से बताऊँगा तो इट विल बी लेंथी। ठीक है, अब बात करते हैं हम मैथ सेक्शन की। तो मैथ सेक्शन में ना आप 2 पार्ट में होता है, ये होता है एक अरिथमेटिक और एक सेकंड हो जाता है आपका एडवांस। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा जो फोकस रखना है ना, देखो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप एडवांस पे फोकस रखें, क्योंकि जो बंदा साइंस बैकग्राउंड से होता है उसके लिए ये थोड़ा सा इजी पड़ता है इन कंपैरिजन टू अर्थमेटिक। क्योंकि उसे क्या होता है कि अर्थमेटिक में क्या सीन होता है ना कि उसमें फार्मूलाज होते हैं, फार्मूलाज हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज उसे सॉल्व करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, और थ्योरी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अर्थमेटिक को हार्ड बना देती हैं साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को। लेकिन अगर एडवांस की बात करें हम, तो एडवांस जो है ना वो उन बच्चों के लिए बहुत ईजी पड़ता है जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं। तो आप एडवांस की तरफ स्विच कर सकते हैं, दोनों का लगभग बैलेंस ठीक होता है। तो मान लो अगर आप 45 मार्क्स अपने रीजनिंग में सिक्योर कर लिए, 45 मार्क्स अपने इंग्लिश में सिक्योर कर लिए, तो आपके यहाँ से 90 मार्क्स बन गए। और आपको पता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाती है। अगर मैं पिछले ईयर की सिर्फ अनरिजर्व की बात करूँ तो अनरिजर्व की 114 गई थी कट ऑफ प्री की। आप सोच लो कि 114 मार्क्स वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद गई थी इतनी। तो इतना आपको पता है कि नॉट अ बिग डील। अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी कर लेते हो तो आप इजीली से निकाल सकते हैं एग्ज़ाम को। तो मान लो अगर मैं 45 मार्क्स मान रहा हूँ आपके रीजनिंग में, 45 मार्क्स से आप मान लो इंग्लिश में, तो आपके 90 मार्क्स तो ही हो गए। अगर आप बिल्कुल एडवांस या कोई भी अर्थमेटिक कोई भी एक सेक्शन चूज़ करते और अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं, फिर 70 दिन तक आप कंटिन्यूसली सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने और ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं लगना है तुम्हें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और उसमें देखो, मैं मान के चलता हूँ कि आप आराम से, बहुत ही ज़्यादा आराम से 25 से 30 जो नंबर है यहाँ पे सिक्योर कर लोगे। ठीक है,
तो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे? 120 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, अब 120 मार्क्स, अब क्या ये सोचो कि जी के इतना भी नहीं होता कि बच्चा 50 में से 10 भी स्कोर ना कर पाए, कम से कम 10 तो हो ही जाता है। लेकिन अगर आप इसमें भी थोड़ा सा पोर्शन पढ़ लेते हैं, लाइक जो आपका स्टैटिक जी के है और आपका एक करंट अफेयर का जो पार्ट है, अगर आप इसे भी थोड़ा सा कवर कर लेंगे तो इसमें से बड़े आराम से आप 25 मार्क्स यहाँ से भी सिक्योर कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखो कि आपका कितने कितने मार्क्स बनेंगे, 45, 45, 30, 25। अगर आप इसे जोड़ेंगे ना तब भी आप बड़े आराम से जो है वो 145 जो स्कोर है उस तक पहुंच जाएंगे। उसमें भी मैं बोलता हूँ, मान लो अगर तुम यहाँ पे 20 भी स्कोर कर रहे हो ना क्या बोलते हैं जीके में, तो आप तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे 20 भी स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको 140 के अराउंड जो है वो आपके मार्क्स बैठ जाएंगे। और 145 अगर आप ले आते हैं ना तो बहुत ईजीली आप एक बहुत अच्छी सीट सिक्योर कर सकते हैं SSC CP एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये तो हो गई बिगनर्स की बात। और जो कर चुके हैं तैयारी अच्छे से, मतलब वो जो कुछ हद तक वो 50-50 में रह जाते हैं हमेशा, तो उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप 50% से थोड़ा सा और ऊपर स्कोर कर लेंगे तो आप इजीली इस सीट को सिक्योर कर लेंगे। तो आपको भी वही ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ कि बुक्स आपको कौन कौन सी फॉलो करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी इंग्लिश सेक्शन की। ठीक है, खैर मैंने इंग्लिश के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है SSC स्टेनो के एग्ज़ाम का, तो उसे प्रीफर कर लो, बेटर रहेगा। क्योंकि अगर मैं इसमें भी इंडल्ज करता हूँ तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपको लॉन्ग वीडियो देखनी पड़े, क्योंकि फिर आप देखते ही नहीं है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप ना इंग्लिश के लिए उस सेक्शन को प्रीफर कर ले, बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। सेम वही शेड्यूल रहने वाला है इसके लिए भी। और हाँ, मान सकते बुक की अगर मैं बात करूँ तो आप एक KD कैंपस की जो बुक आती है वो ले सकते हैं, और एक MB पब्लिकेशन या किरण पब्लिकेशन, दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, यहाँ से आपका वॉकअप पार्ट और क्या बोलते हैं ग्रामर पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात ही हो गई। अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग की कोई सी भी या तो किरण पब्लिकेशन की ले आओ। किरण पब्लिकेशन में जो होता है चैप्टर वाइज ये रखा है सब सारी चीज़ें। एक अरिहंत की भी आती है बुक, ठीक है, अरिहंत की, और एक सर हैं राकेश यादव सर, उनकी भी बुक्स आती है रीजनिंग की, तो उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हो चैप्टर वाइज। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए ना आप एक चैप्टर वाइज बुक पिनेकल नाम की आती है। ठीक है, वो जो मुझे ठीक लगती है, अब तक ठीक लगती है। मैंने भाई देखो खुद से नहीं पढ़ाया मैथ, पर मैंने जितना उसे देखा है ना, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई वो एक अच्छी बुक है और वो साबित हो सकती है एक रामबाण एक एग्ज़ाम के लिए, अगर आप उससे करते हैं। क्योंकि अगर आप उसमें ना मतलब 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन है, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता है, तो उस बुक को अगर आप कर लेते हैं ना तो उसमें ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है SSC के जितने भी आए हैं अब तक, तो उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपको 50 to 60% जो पोर्शन है ना वो कंप्लीट हो जाता है मैथ सेक्शन में। तो तीनों हो गए। अब एक बात आती है जीके की, तो जीके के लिए आपको क्या करना है कि स्टैटिक जीके, ठीक है, और एक हो गया आपका करंट। तो करंट के लिए आप ना जीके टुडे का मंथली कंपाइलेशन देख सकते हैं, और स्टैटिक जीके के लिए परचम क्लासेस का एक चैनल है, वहाँ पे ऋषा मैम पढ़ाती हैं, तो उन्हें आप फॉलो कर सकते हो। तो ये थी ओवरऑल वीडियो, सब्जेक्ट वाइज भी मैंने बता दिया। और अगर आपको कोई भी डाउट स्टिल रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लेट मी नो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन ये थी कि मैं कल ऑनलाइन आने वाला हूँ, सॉरी लाइव आने वाला हूँ, ऑनलाइन तो आते ही हूँ, ठीक है, लाइव आने वाला हूँ। तो जितने बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड हैं SSC स्टेनोग्राफर की स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, डाउट सेशन के रिगार्डिंग, और SSC CP वाले भी वहाँ पे इंडल्स हो सकते हैं, क्योंकि आपका भी सिलेबस लगभग वही है। ठीक है, तो जो भी बच्चे को कोई भी डाउट रह जाता है तो मैं उसे लाइव में टैकल करने की कोशिश करूँगा। सो वेल प्रिपेयर फॉर दैट। 9:30 का जो टाइम है वो मैंने शेड्यूल करा है। अगर कुछ इनकन्वीनियंस होता है तो मैं वो शेड्यूल चेंज भी कर सकता हूँ, बट मुझे यकीन है कि हाँ मैं कर लूँगा उस टाइम तक मैनेज। ठीक है, तो आपको आना ज़रूर है उस लाइव में, और बहुत सारी बातें वहाँ पे भी बताई जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।